विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंज बल को जानने के बाद वैज्ञानिक E.O. लॉरेंस और M.S. लिविंगस्टोन ने एक ऐसी युक्ति बनाई जिसकी सहायता से अल्फा कणों, न्यूट्रॉन जैसे धन आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता था और इस युक्ति को साइक्लोट्रॉन का नाम दिया गया। साइक्लोट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक से जुड़े हुए आंकिक प्रश्न या ये टॉपिक पूरा एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो एग्जाम में जब इसमें प्रश्न आते हैं तो बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। इसमें जितनी बातें पूछी जा रही हो केवल उसी को ही आंसर करें, वहीं तक ही आप डेरिवेशन को सॉल्व करें। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आती है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से धन आवेशित कण जैसे अल्फा और न्यूट्रॉन को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। यह साइक्लोट्रॉन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र में गति करवाया जाता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, या यूं कहे वह त्वरित हो जाता है और उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। और इसी सिद्धांत के आधार पर हम देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन कैसे काम करता है। तो इसकी कार्यविधि को समझने के लिए इसकी संरचना को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास धातु की दो खोखले चालक थे जो डी के रूप में थे। अब इन दोनों चालकों के बीच में गैप है। अब इन दोनों डी को हम जानते हैं कि उच्च आवृत्ति के दोलित्र के साथ जोड़ा गया है। ये दोलित्र इन दोनों डीज की ध्रुवता को चेंज करते रहेंगे समय के साथ साथ। मतलब कुछ समय पहले यदि D1 धनात्मक विभव पे है तो D2 ऋणात्मक विभव पे होगा, और एक निश्चित समय अंतराल के बाद इसकी ध्रुवता बदल जाएगी। यानी अब D1 ऋणात्मक विभव पे हो जाएगा और D2 धनात्मक विभव पर। मान लीजिए जब सेंटर पर एक धन आवेशित कण Q m द्रव्यमान का रखा गया है, उस समय D1 की ध्रुवता ऋणात्मक है और D2 की ध्रुवता धनात्मक है। तो ये धन आवेशित D1 की तरफ आकर्षित होगा क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यह Q आवेश D1 में प्रवेश कर जाएगा। जैसे ही ये D1 में प्रवेश करेगा, ये D चूंकि खोखला है, क्योंकि खोखले धात्विक चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, इसलिए जब यह आवेश इस D के अंदर प्रवेश करेगा तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। केवल यहाँ पर जो इस पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है उसी का प्रभाव इस धन आवेशित कण पर होगा, और इस लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में जब धन आवेशित कण अंदर प्रवेश करेगा तो इस पर चुंबकीय लॉरेंज बल कार्य करेगा। वैसे यहाँ पर लॉरेंज बल जब हम कहते हैं तो वो विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों का योग होता है, लेकिन यहाँ पर विद्युत बल का मान 0 हो जाएगा क्योंकि इस खोखले D के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर केवल चुंबकीय बल कार्य करेगा, और यह चुंबकीय बल F बराबर QVB sin थीटा होगा, जहाँ पे थीटा वेग यानी उस आवेश की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है और उस चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति कर रहा है, और इसीलिए इस धन आवेशित कण पर लॉरेंज बल कार्य करेगा और इस आवेशित कण का मार्ग वृत्तीय हो जाएगा। मतलब ये वृत्ताकार पथ अपनाते हुए ये D के अंदर गति करेगा, और ये D के अंदर वृत्ताकार पथ पे गति करते हुए जैसे ही इस गैप में पहुंचेगा, उस समय इस प्रकार अरेंजमेंट किया जाता है कि इस D की ध्रुवता चेंज हो जाए। मतलब इस समय D2 ऋणात्मक विभव पर हो जाएगा और D1 धनात्मक विभव पर। अब D2 ऋणात्मक विभव पे होगा तो ये धन आवेशित कण अब D2 की तरफ आकर्षित हो जाएगा। यहाँ पर इस गैप में इस आवेश पर चुंबकीय बल भी कार्य कर रहा है और यहाँ पर विद्युत बल भी कार्य करेगा। यहाँ पर इन दोनों का मिश्रित प्रभाव इस आवेश पर पड़ेगा।
और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण इस आवेशित कण का वेग बढ़ जाएगा, या यूं कहे कि ये D2 की तरफ त्वरित हो जाएगा। लॉरेंज बल का मान F = QVB sin थीटा होगा। यहाँ पर थीटा इस आवेशित कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। अब हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र इन D के लंबवत लगाया जा रहा है, यानी कि आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। तो थीटा बराबर 90 लेंगे। तो सूत्र अनुसार हम देखें तो F बराबर हो जाएगा QVB sin 90 और sin 90 का 1 और sin 90 का मान 1 होता है, इसलिए F बराबर हो जाएगा QVB, यानी यहाँ पर अधिकतम लॉरेंज बल कार्य करेगा और इस लॉरेंज बल के कारण इस धन आवेशित कण का मार्ग वृत्तीय हो जाएगा। ये इस D के अंदर एक वृत्तीय पथ पर गति करेगा। अब यह आवेशित कण वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है और हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसको केंद्र से एक बल प्राप्त होता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए इस आवेशित कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल होगा F = mv²/r, जहां पर r इस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या होगी। अब ये अभिकेंद्र बल इस आवेशित कण को कहां से प्राप्त हो रहा है? तो जो लॉरेंज बल है वही इस आवेशित कण को वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए पर्याप्त अभिकेंद्र बल दे रहा है। तो हम यूं कह सकते हैं कि लॉरेंज बल अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। यहाँ से हम देखें तो QVB बराबर mv²/r लिखेंगे और r बराबर हो जाएगा mv/QB। इस समीकरण में हम देखें m यानी कि आवेशित कण का द्रव्यमान, Q यानी कि कण का आवेश और B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, ये तीनों ही एक नियत राशि है। केवल यहाँ पर हम देखें तो कण का वेग वो चेंज हो सकता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि r समानुपाती होगा वेग के। यानी कि कण का वेग यदि बढ़ता जाएगा तो इस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। अब हम देखते हैं कि इस धन आवेशित कण को इस D1D के अंदर वृत्तीय मार्ग तय करने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए कण को t समय लग रहा है। हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। यहाँ पर कण D के अंदर एक अर्धवृत्ताकार रूप में गति कर रहा है, यानी कि इसके द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई एक अर्धवृत्त की परिधि है और अर्धवृत्त की परिधि होती है πr। तो यहाँ पर हम दूरी के जगह लिखेंगे πr और इस कण का वेग लिखेंगे v। और अभी हमने r का मान ज्ञात किया, r बराबर mv/QB। ये मान हम इस सूत्र में रखते हैं तो t बराबर हो जाएगा पाई mv/VQB। यहाँ से v और v कैंसिल करेंगे तो हमें t बराबर मिलेगा पाई m/QB। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस D1 के अंदर आवेशित कण को गति करने में जो समय लग रहा था वो ना तो इस कण के वेग पे निर्भर कर रहा है और ना ही इस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या पे निर्भर कर रहा है। वो केवल आवेशित कण के द्रव्यमान पर, आवेशित कण के आवेश पर और चुंबकीय क्षेत्र पर ही निर्भर कर रहा है। या यूं कहे कि इस t का मान फिक्स है और इसीलिए तो हम इस d की दोलन आवृत्ति को फिक्स कर सकते हैं। एक निश्चित दोलन आवृत्ति में ही यह साइक्लोट्रॉन काम करता है, क्योंकि अब जब ये गैप तक आता है एक अर्धवृत्त तय करते हुए D1 में, इस समय दोनों D's की ध्रुवता बदल जानी चाहिए, यानी कि अब D2 को ऋणात्मक हो जाना चाहिए और D1 को धनात्मक। तभी तो
ये धन आवेशित कण ये D2 की तरफ आकर्षित होगा, और ऐसा ना हुआ तो ये साइक्लोट्रॉन काम नहीं करेगा। और साइक्लोट्रॉन का यह काम करना तभी संभव हो पाता है जब इस खोखले D के अंदर लगने वाला समय वो फिक्स हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसी समय के आधार पर ही हम इस दोलन आवृत्ति को फिक्स कर सकते हैं ताकि ये साइक्लोट्रॉन अच्छे से काम करे। अब मान लीजिए ये आवेशित कण एक गैप में पहुंच गया और इस समय ध्रुवता चेंज हो गई। D2 अब ऋणात्मक विभव पे है, D1 अब धनात्मक में। अब इसके कारण इस गैप में ये आवेशित कण विद्युत क्षेत्र का प्रभाव भी अनुभव करेगा और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव भी अनुभव करेगा, और यहाँ पर यह आवेशित कण D2 की तरफ त्वरित हो जाएगा, यानी कि इसका वेग बढ़ जाएगा। और अभी हमने समीकरण से जाना कि जो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या होती है वह वेग के समानुपाती होती है। अब जैसे ही ये आवेशित कण जिसका वेग बढ़ चुका है ये D2 के अंदर प्रवेश करेगा, तो फिर यहाँ पर इस खोखले D2 के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा, लेकिन लंबवत चुंबकीय क्षेत्र इस पे कार्य कर रहा है, तो फिर यहाँ पर लॉरेंज बल लगेगा, और इस लॉरेंज बल के कारण इस कण का पथ वृत्ताकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि इस कण का वेग बढ़ चुका था तो इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी बढ़ जाएगी, यानी D1 की तुलना में अब D2 में प्रवेश करने के बाद इसके वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या बढ़ चुकी होगी, और इस प्रकार ये D2 में भी अर्धवृत्त तय करते हुए फिर गैप के पास पहुंचेगा। जब ये गैप के पास पहुंचता है उस समय फिर इस निश्चित समय अंतराल के बाद, समय अंतराल यानी कि इस D के अंदर इस आवेश की गति करने के समय वो निश्चित है। D1 में जितने समय में उसने गति किया था D2 में भी वो उतने समय में ही गति करेगा। अब D2 में जब वो उतने ही समय में गति करेगा, इसकी त्रिज्या बढ़ चुकी है, तो अब उतने ही समय में उसको बाहर आने के लिए उसका वेग और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही वो गैप में पहुँचता है फिर दोनों डिस्क की ध्रुवता चेंज हो जाती है, D1 फिर ऋणात्मक विभव पे हो जाता है और D2 धनात्मक में। अब यहाँ पर इस गैप में फिर से वो कण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करेगा, और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से वो त्वरित हो जाएगा, और जैसे ही D2 के अंदर पहुँचेगा वहाँ पर पुनः विद्युत क्षेत्र शून्य होने के कारण केवल चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा और उसका पथ फिर से वृत्ताकार हो जाएगा। चूंकि इस गैप में वो त्वरित हो चुका था, उसका वेग बढ़ चुका था, इसलिए अब D2 में जब पुनः प्रवेश करेगा तो उसका मार्ग और भी बढ़ जाएगा, और ये प्रक्रिया चलते जाएगी। और इस प्रकार हम देखेंगे जब वो डीस के अंदर प्रवेश करते जाता है हर बार उसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी। इसका मतलब वो वृत्ताकार पथ पे गति नहीं कर रहा है, बल्कि उसका पथ स्पाइरल होते जा रहा है, यानी कि धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। और जब उसका मार्ग सबसे बड़ा हो जाता है, यानी डीस के किनारों पर पहुंच जाता है, उस समय उसकी वेग भी सबसे अधिक होगी, यानी कि उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी, और उस समय इसे एक छोटी सी खिड़की से बाहर निकाला जाता है और जहां भी टारगेट है उस तक इसको पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि साइक्लोट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिकतम तब होगी जब उसका वृत्तीय पथ का मार्ग अधिकतम होगा, क्योंकि अधिकतम त्रिज्या वाले मार्ग में ही उसका वेग सबसे अधिक था। तो इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा E मैक्सिमम बराबर होगी हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर, और v मैक्सिमम कब होगा? जब r मैक्सिमम है। हम त्रिज्या के फॉर्मूले से जान रहे हैं r बराबर होता है mv अपॉन qb, तो v बराबर होगा qb r अपॉन m। तो मैक्सिमम वेग के लिए त्रिज्या भी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो हम v मैक्स बराबर लिखेंगे qb r मैक्स अपॉन m, और ये मान इस समीकरण में रखने पर हमें मिलेगा E मैक्सिमम बराबर हाफ m qb r मैक्सिमम अपॉन m का होल स्क्वायर। स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा E मैक्सिमम बराबर हाफ m q स्क्वायर b स्क्वायर r मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन m।
ये एक एक m कैंसिल करने पर हमें मिलेगा E मैक्सिमम बराबर हाफ b स्क्वायर q स्क्वायर r मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन m। तो इस साइक्लोट्रॉन में गति करते हुए धन आवेशित कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा उसके सबसे बड़े मार्ग में होगी, क्योंकि इसी मार्ग में इसका वेग सबसे अधिकतम होगा। अब आइए देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति कितनी होगी। एक्चुअली यह साइक्लोट्रॉन इसी शर्त पर ही कार्य करता है कि उसकी दोलन आवृत्ति उसके अंदर परिक्रमा कर रहे धन आवेशित की आवृत्ति के बराबर हो। उसकी दोलन आवृत्ति मतलब विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति। हम जानते हैं कि यहाँ पर दोनों डीज की ध्रुवता निरंतर चेंज हो रही है एक निश्चित समय के बाद। मान लीजिए इस दोलित्र का दोलन काल t है, तो t/2 समय पश्चात यानी कि जब इसका दोलन काल आधा होगा तब उसकी ध्रुवता चेंज हो जाएगी, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा। और ये जो t/2 समय है उसी समय में ये धन आवेश इस d के अंदर आधा चक्कर लगाकर गैप तक का वापस आ जाएगा। यानी हमने जो निकाला था इस d के अंदर लगने वाला समय t, ये t/2 के बराबर होना चाहिए, तभी यह साइक्लोट्रॉन सही तरीके से कार्य कर सकेगा। तो हम लिखते हैं t/2 बराबर t, और t बराबर हो जाएगा 2 × t। t का मान तो हम ज्ञात कर चुके हैं, तो लिखेंगे t बराबर 2 πm/qb, और ये दोलन काल कहलाता है। यानी कि इतने समय में ही ये धन आवेशित कण इस साइक्लोट्रॉन का एक चक्कर लगाएगा, मतलब ये दोनों डीज के अंदर परिक्रमा कर कर उसी पोजीशन के पास पहुंच जाएगा, यानी वापस उसी गैप में पहुंच जाएगा। अब हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t होता है, यानी कि दोलन काल का व्युत्क्रम। तो यहाँ पर साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति यदि ज्ञात करना हो तो इसके दोलन काल का व्युत्क्रम लेंगे, तो f बराबर होगा 1/t, और हम लिख सकते हैं f बराबर qb/2πm। ये इस साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति का समीकरण है। और इस सूत्र से हम देख रहे हैं कि इस फ्रीक्वेंसी का मान ना तो आवेशित कण के वेग पर निर्भर कर रहा है और ना ही आवेशित कण की त्रिज्या पर, यानी कि फ्रीक्वेंसी निर्भर कर रही है केवल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, हमने जो आवेशित कण लिया है उसके आवेश पर तथा उसके द्रव्यमान पर। तो इस प्रकार एक पर्टिकुलर आवेशित कण के लिए हम फ्रीक्वेंसी निर्धारित कर लेते हैं साइक्लोट्रॉन की, जिससे कि साइक्लोट्रॉन के अंदर वो अच्छी तरह से त्वरित किया जा सके। अब साइक्लोट्रॉन में कई लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि धन आवेशित कण D1 की तरफ त्वरित हो रहे हैं, कभी D2 की तरफ त्वरित हो रहे हैं। इसका मतलब कणों को आवेशित होना ज़रूरी है। यहाँ पर यदि हम एक ऐसा कण ले लें जिसमें कोई आवेश ही ना हो, जैसे कि न्यूट्रॉन, तो उसमें चाहे D1 की ध्रुवता धनात्मक हो, चाहे D2 की धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनावेशित कण किसी भी ध्रुवता की ओर आकर्षित नहीं होंगे। तो साइक्लोट्रॉन की सहायता से अनावेशित कण जैसे न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता, केवल इससे धन आवेशित कण जैसे कि अल्फा कण या ड्यूट्रॉन को ही त्वरित किया जा सकता है। साइक्लोट्रॉन की सहायता से ऋण आवेशित कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉनों को भी त्वरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऋण आवेशित कण के द्रव्यमान कम होते हैं, और जब इनको त्वरित किया जाएगा तो इनकी आवृत्ति दोलन आवृत्ति से बढ़ जाएगी, और जब ये दोनों आवृत्ति अलग अलग हो जाएंगे तो साइक्लोट्रॉन कार्य करना बंद कर देगा, या यूँ कहें कि हम ऋणात्मक आवेशों को साइक्लोट्रॉन की सहायता से त्वरित नहीं कर सकते। साथ ही धन आवेशित कणों को भी एक निश्चित सीमा तक ही त्वरित किया जा सकता है, मतलब इसके वेग को भी एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है। जब धन आवेशित कणों का चाल प्रकाश के चाल के समान होने लगे तो इनका द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा।
सूत्र अनुसार m बराबर होता है m0 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ m0 किसी भी कण का आरंभिक द्रव्यमान होता है और v उस कण का वेग और c प्रकाश का वेग। अब यहाँ से हम देखें कि जब v c के बराबर होने लगे, मान लीजिए v c के बराबर ही हो गया, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 और 1 माइनस 1 करें तो ये हो जाएगा 0। और जब किसी भी चीज़ को हम 0 से भाग देते हैं तो वो अनंत हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि m का मान अनंत होने लगेगा। जैसे जैसे v c के बराबर होने लगेगा, यानी कि कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होने लगेगा, उस कंडीशन में हम देखें m जो है यानी कण का द्रव्यमान वो बढ़ने लगेगा। और जब कण का द्रव्यमान बढ़ जाए उस कंडीशन में t बराबर पाई m अपॉन क्यू बी होता है, यानी कि d के अंदर जो कण को अर्धवृत्ताकार पथ तय करने में समय लग रहा था वो भी बढ़ जाएगा। और जब समय बढ़ जाएगा तो इसकी आवृत्ति दोलन आवृत्ति के बराबर नहीं रह जाएगी और इस स्थिति में भी साइक्लोट्रॉन काम नहीं करेगा। इतने सारे लिमिटेशंस, सीमाओं के बावजूद भी साइक्लोट्रॉन हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि साइक्लोट्रॉन का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया में किया जाता है। हम जानते हैं नाभिकीय अभिक्रिया करवाने के लिए हमें त्वरित कणों की ज़रूरत होती है जो कि नाभिक के साथ अभिक्रिया कर सकें। तो ऐसे कणों को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी वस्तु को यदि ऊर्जा प्रदान करनी हो तो उसके वेग को बढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर वेग बढ़े तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। अब वेग को बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, या तो उसको एक सीधे मार्ग पे ही तेजी से गति करवाया जाए, यानी उसको सीधे मार्ग पे ही त्वरित किया जाए। लेकिन अगर हम किसी कण को सीधे मार्ग में ही त्वरित करवाना चाहते हैं उसको गतिज ऊर्जा देने के लिए, तो वो मार्ग बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसका मतलब ये तरीका हर समय पॉसिबल नहीं होता। तो हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं कि उस कण को वहीं पर ही गोल 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 घुमाया जाए और गोल गोल घुमाकर उसके वेग को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। ऐसा करने पर भी उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो साइक्लोट्रॉन में भी हम यही करते हैं, किसी भी धनावेशित कण को त्वरित करने के लिए उसे बार बार वहीं पर घुमाते हैं और उसके कारण उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और इसी कारण ही वो नाभिकीय अभिक्रिया करने में समर्थ हो जाता है। साइक्लोट्रॉन की सहायता से हम किसी भी ठोसों में आयनों को रोपित कर सकते हैं और उसके गुण में सुधार कर सकते हैं। साथ ही किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ को भी इसकी सहायता से उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे गतिशील, ऐसे त्वरित उच्च ऊर्जा वाले जब कण किसी भी नाभिक के साथ क्रिया करते हैं तो इससे नए रेडियो एक्टिव पदार्थ भी उत्पन्न हो सकते हैं। साइक्लोट्रॉन की सहायता से जो उच्च ऊर्जा वाले कण हमें प्राप्त हो रहे हैं उसकी सहायता से नए नए पदार्थों का भी संश्लेषण किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। बच्चों, अभी हमने देखा कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसमें चुंबकीय लॉरेंज बल कार्य करता है, जिसका सूत्र F बराबर होता है QV क्रॉस B। अब ये आवेश मान लीजिए किसी चालक में प्रवाहित हो रहे हैं, तो बल चालक में भी लगना चाहिए और आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। यानी कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और वह चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक पर भी बल कार्य करता है। तो आइए देखें कि इस चालक पर यह बल किस तरह कार्य करेगा। इसके लिए हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया है जिसमें हमने एक बैटरी जोड़ा है, इसमें कनेक्टिंग वायर जोड़ा है और साथ ही जोड़ा है एक स्विच। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं यानी सर्किट को पूरा करते हैं, इस परिपथ में से धारा प्रवाहित होगी। अब हम इस तार को एक जगह पर यू शेप में मोड़ देते हैं ताकि उसमें कोई मूवमेंट हो, उस पर कोई बल लगे तो वो हमको आसानी से नजर आए।
अब मान लीजिए इस यू शेप मुड़े हुए चालक तार के पास हम एक चुंबक लाके रखते हैं। हमने यहाँ पर एक नाल चुंबक लिया है। यह नाल चुंबक के जो दो छोर होंगे यानी कि दो ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये इस तार के दोनों तरफ एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस नाल चुंबक का उपयोग किया है। अब जैसे इस नाल चुंबक को इस तार के पास लाया जाता है, जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो तार या यू शेप का मुड़ा हुआ ये अपनी जगह पर था। लेकिन जैसे ही हम परिपथ को क्लोज करते हैं, पूर्ण करते हैं, यानी कि इसमें से धारा प्रवाहित होती है, तो हम देखते हैं कि ये यू शेप का जो चालक यहाँ पर मुड़ा हुआ था वो विक्षेपित हो गया। विक्षेपित हो रहा है मतलब वहाँ पर कोई बल कार्य कर रहा है जो उस तार को अपनी दिशा में खींच रहा है। अब इसको और कंफर्म करने के लिए हम चुंबक के ध्रुवों को पलट देते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पलट देते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पलट जाएगी तो यकीनन उस बल की दिशा भी विपरीत हो जानी चाहिए। अब देखते हैं कि ये चालक तार किस दिशा में विक्षेपित होता है। जैसे ही हमने इस सर्किट को पूर्ण किया, हम देख रहे हैं मैग्नेट की ध्रुवता को पलटने के बाद यहाँ पर ये यू शेप का जो तार लटका हुआ था उस पर भी बल की दिशा विपरीत हो गई, क्योंकि ये दूसरे दिशा में विक्षेपित हो गया। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल कार्य करता है। अब इसका सूत्र क्या होगा? लॉरेंज बल का सूत्र किसी आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दिया जाता था F = QV × B। अब इसी समीकरण को मैं समय से गुणा कर दूं और समय से भाग दे दूं, ताकि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, इसलिए गुणा कर रहे हैं तो भाग भी देना पड़ेगा। तो ये समीकरण हो जाएगा QV × B। अब मैं V के साथ T को गुणा कर देती हूँ और इस समीकरण को T से भाग भी दे देती हूँ। समय अदिश राशि है, इसलिए इसको गुणा करेंगे किसी सदिश के साथ तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर समय को गुणा कर दी। अब आवेश बटे समय यानी कि आवेश प्रवाह की दर, इसे हम धारा कहते हैं। तो Q/T की जगह लिखूंगी मैं I। वेग इंटू समय, ये हो जाती है दूरी। हम जानते हैं वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। अब मान लीजिए इस चालक तार की लंबाई L है, यानी कि आवेश इस L लंबाई को तय कर रहा है, यानी कि इसके द्वारा तय की गई दूरी L है। उस कंडीशन में हम लिखेंगे वेग बराबर L/T और यहाँ से L बराबर हो जाएगा V × T। तो इस V × T के स्थान पर हम इस चालक तार की लंबाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे L × B। चूँकि यहाँ पर L एक विस्थापन सदिश के रूप में लिया जा सकता है, आवेश गति कर रहे हैं, एक दिशा में गति कर रहे हैं, तो L मतलब लंबाई को हम विस्थापन सदिश के रूप में ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने L वेक्टर लिया। तो इस प्रकार किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है F = I L × B, जहां पर बल एक सदिश राशि है, यानी कि इसकी दिशा होगी और इसकी दिशा L और B जिस तल में होंगे उस तल के लंबवत होगी, क्योंकि L और B के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, उसकी दिशा उन दोनों ही सदिशों के तल के लंबवत होती है। तो यहाँ पर F की दिशा भी L और B के तल के लंबवत होगी। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों सदिशों के बीच में, अगर क्रॉस का साइन हटाएंगे तो हम लिखेंगे साइन थीटा। तो ये सूत्र बन जाएगा F = ILB sin थीटा और यह लगने वाले बल का अदिश रूप है। अब यहाँ पर हम अलग अलग स्थितियाँ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा वेरी कर सकता है, तो थीटा के आधार पर अलग अलग स्थितियाँ होंगी।
पहले हम थीटा बराबर 0 लेते हैं। थीटा बराबर 0 का मतलब क्या होगा? यह थीटा L और B के बीच का कोण है। L और B के बीच का कोण यदि 0 है, इसका मतलब जो चालक आपने लिया है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा गया है। तो जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा गया हो और उसमें धारा प्रवाहित करे, उस पर लगने वाला बल होगा F बराबर ILB साइन 0, और साइन 0 का मान होता है 0, यानी कि यहाँ पर कुल बल का मान हो जाएगा 0। या यूं कहें, जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा उसके समांतर, तो उस चालक पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। अब दूसरी स्थिति लेते हैं जहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी कि ये जो चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, क्योंकि थीटा L और B के बीच का कोण है, तो यहाँ पर चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। उस कंडीशन में F बराबर होगा ILB साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, और ये साइन का अधिकतम मान है, तो यूँ कह सकते हैं हम F का मान यहाँ पर अधिकतम होगा, और वो होगा F इक्वल टू ILB। और यहाँ पर बल की दिशा, जैसे कि हम पहले भी देखे थे, जब आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा था तो उसमें बल की दिशा लगाने के लिए हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल इस्तेमाल किया था या फिर राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर भी चालक में लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम या तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी सूत्र के आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक देखते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लगने वाले बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तथा उसकी विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इस सूत्र के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और इसका विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। सूत्र है F बराबर ILB साइन थीटा, तो B बराबर होगा F अपॉन IL साइन थीटा। यहाँ थीटा L और B के बीच का कोण था, और जब आप कोण लेंगे कोई भी और उसकी जिया निकालेंगे तो आपको एक मान मिलेगा, यानी कि परिमाण मिलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको मात्रक निकालने के समय हटा देते हैं। इसका मात्रक हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोण का मात्रक हम जनरली डिग्री या अंश में निकालते हैं, और यहाँ पर हमको जब उसका मान मिल जाएगा तो उसकी मात्रक लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम B का मात्रक ज्ञात करने के लिए बल का एसआई मात्रक लेंगे जो कि न्यूटन होता है, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। तो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, यानी कि न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। अब इसका विमीय सूत्र देखते हैं। बल का विमीय सूत्र होता है MLT-2, धारा का एम्पियर यानी कि A, और लंबाई यानी कि मीटर के लिए हम लिखते हैं L। यहाँ ऊपर और नीचे से एक L कैंसिल हो जाएंगे, तो विमीय सूत्र चुंबकीय क्षेत्र का होगा ML0T-2 A-1। तो इस प्रकार हम इस सूत्र की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और उसका विमीय सूत्र दोनों ज्ञात कर सकते हैं। अब हम दो धारावाही चालकों के बीच में लगने वाले बल के बारे में चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक धारावाही चालक है जिसको हमने PQ से दर्शाया है। इसमें इस तीर के निशान की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, यानी यूं कहो कि ऊपर की ओर। बच्चों, यहाँ पर जब भी हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करें या बल के बारे में बात करें, ये सदिश राशि होती है, और जब भी सदिश राशि के बारे में हम चर्चा करें तो उसकी दिशा का बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये चालक तार किस दिशा में रखा गया है, कैसे रखा गया है, कौन से तल पे है। मान लीजिए ये जो PQ हमने धारावाही चालक लिया था, ये इस बोर्ड के तल पे है,
या यूँ कहें कि आपके कॉपी के कागज के तल पे है और धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। अब इस चालक तार के चारों ओर अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए हम राइट हैंड के अंगूठे का नियम इस्तेमाल करते हैं। यदि मैं इस धारावाही चालक तार में धारा की दिशा में अपना अंगूठा रखूं, तो मेरी उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी उस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र इस तार के चारों ओर समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगा। तो यहाँ इस कंडीशन में भी वैसे ही होगा। आपकी कॉपी के कागज तल में ये PQ चालक रखा गया है और आपकी कॉपी के कागज तल के लंबवत समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब मान लीजिए हम एक दूसरा चालक ला रहे हैं RS। इसे हम पहले वाले चालक के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं। अब इस चालक में भी बल कार्य करेगा यदि इस चालक में धारा प्रवाहित होगी। मान लीजिए इस RS चालक में भी ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है और यह RS चालक भी इस बोर्ड तल में रखा गया है या आपके कॉपी के कागज तल में रखा गया है। मतलब ये PQ और RS दोनों ही चालकों के तल एक समान हैं। ये दोनों एक ही तल में रखे गए हैं और दोनों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, यानी नीचे से ऊपर की ओर। अब ये दूसरे वाले चालक RS में पहले वाले के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगेगा। वैसे ही जब हम दूसरे वाले चालक RS को देखें, इसमें भी I2 धारा प्रवाहित हो रही थी मान लीजिए, तो इसके चारों तरफ भी इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा और ये चुंबकीय क्षेत्र भी यदि हम राइट हैंड अंगूठे के नियम से निकालें तो ये भी इस कागज तल में, आपकी कॉपी के कागज तल में समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में लंबवत होगा, या यूं कहें इस बोर्ड में लंबवत होगा समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में। अब इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये PQ रखा गया है, यानी PQ पर भी बल कार्य करेगा, या यूं कहें कि पहले वाले चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे वाले चालक पर बल लगेगा, दूसरे वाले चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण पहले वाले चालक पर बल लगेगा। अब ये बल कितना होगा और इसकी दिशा क्या होगी, ये ज्ञात करते हैं। तो पहला वाला चालक PQ, जिसमें I1 धारा ऊपर की ओर बह रही है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में है। अब इसके कारण इस RS चालक पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इस PQ का चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए हमने B1 लिया है और सूत्र अनुसार हम जानते हैं किसी भी लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होती है μ0 I/2 पाई R। मान लीजिए जहां R दूरी होती है जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, मान लीजिए इन दोनों चालकों के बीच की दूरी D है, मतलब D दूरी पर ये दूसरा चालक RS रखा गया है। तो यहाँ पर पहले वाले चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 बराबर होगी μ0 I/2 पाई D। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक RS में किस तरफ होगी ये देखते हैं। जैसे कि अंगूठे के नियम से हमने देखा, अब इस RS चालक में देखूं तो मेरी उंगलियां इस बोर्ड के अंदर जा रही हैं, आपकी कॉपी के कागज तल के अंदर नीचे की ओर होंगी लंबवत, और यहाँ बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर। अब अंदर की ओर जा रही हैं तो हम यहाँ पर एक गोले के अंदर क्रॉस का निशान लगाएंगे। हमने इसके बारे में पहले चर्चा कर चुकी थी कि क्रॉस का निशान क्यों लगाया जाएगा। तो क्रॉस का निशान लगाया जा रहा है क्योंकि ये तीर का निशान अंदर की ओर जा रहा है, यानी कि हम तीर के पीछे का हिस्सा देख पाएंगे जो कि क्रॉस के रूप में होता है। तुमने क्रॉस लगा दिया। अब इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण RS पर बल लग रहा है। इस बल को मान लीजिए हम F2 लेते हैं, क्योंकि दूसरे चालक पे लग रहा है इसलिए मैंने इसे F2 लिया है। तो F2 बराबर होगा
वही दूसरे चालक में बहने वाली धारा। फॉर्मूला क्या है बल का? आई एल बी साइन थीटा। आई उस चालक में बहने वाली धारा, एल उस चालक की लंबाई और बी जिसके चुंबकीय क्षेत्र में वो रखा गया है। तो हम लिखेंगे F2 बराबर I2 L B1। L चालक तार की लंबाई ली है हमने, B1 हमने लिखा है क्योंकि ये पहले वाले चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल का अनुभव कर रहा है। अब साइन थीटा लिखेंगे यहाँ पर आगे, जहाँ थीटा L और B के बीच का कोण होगा। ये हम लोग देख रहे हैं कि L चालक तार की लंबाई है और चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत काम कर रहा है, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और साइन 90 का मान 1। इसलिए F2 बराबर लिखेंगे I2 L B1। अब इसकी दिशा ज्ञात करते हैं। इस चालक तार पे लगने वाले बल की दिशा निकालने के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं या राइट हैंड पाम रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो इसमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम का इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट हैंड के नियम का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम अपने अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के परस्पर लंबवत स्ट्रेच कर लेते हैं। ये तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है और ये मध्यमा ये विद्युत धारा की दिशा बताती है और अंगूठा लगने वाले बल की दिशा बताएगा। FBI मैंने बताया था आप लोगों को, याद करने का आसान तरीका। अब यहाँ पर धारा की दिशा ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। मैं अपने हाथ को अंदर की ओर लेती हूँ तो अंगूठा किस दिशा में आएगा? अंगूठा मेरी ओर ही आ रहा है, यानी कि लगने वाले बल की दिशा इसी तरफ होगी जिस तरफ चालक PQ रखा गया है। इसको हम इससे F2 से दर्शा देते हैं। अब यहाँ पर B1 का मान लिखेंगे सूत्र में, तो ये जगह F2 बराबर I2 L म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई D और F2 बराबर होगा म्यू 0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई D। ये पूरे चालक पर लगने वाले बल का मान है। प्रति एकांक लंबाई में चालक पर लगने वाले बल का मान होगा F2 बराबर F2 अपॉन L। कुल लंबाई से हमने भाग दे दिया तो प्रति एकांक लंबाई के लिए निकल जाएगा बल। तो ये जगह म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई D। अब इस दूसरे चालक RS के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, उस चुंबकीय क्षेत्र में पहला वाला चालक भी लाके रखा गया है। इस पहले वाले चालक पर कितना बल कार्य करेगा वो निकालते हैं। तो सबसे पहले RS का चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसे हम दर्शाएंगे B2 से। B2 बराबर होगा म्यू 0 I2 अपॉन 2 पाई D, क्योंकि D दूरी पर ही पहला चालक PQ रखा गया है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस PQ पर क्या होगी ये देखते हैं। यहाँ पर हम RS के लिए अपने अंगूठे को ऊपर की ओर लिए और इसको जब पकड़ने का प्रयास करेंगे तो PQ चालक से हमारी उंगलियां बाहर की ओर आती हुई नजर आएंगी, बाहर की ओर आ रही हैं, यानी कि इस बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर और आपकी कॉपी के कागज तल में लंबवत ऊपर की ओर। इसलिए यहाँ पर हम एक गोला डालकर बिंदु लगा देंगे, क्योंकि जब तीर सामने से देखा जाता है तो वो एक पॉइंट के रूप में ही नजर आता है। तो यहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को एक गोला लगाकर बिंदु डाल दिया है। अब इस चालक पर कितना बल कार्य करेगा? बल का फॉर्मूला होगा I1 L B2 साइन थीटा। L यहाँ पर पहले वाले चालक की लंबाई भी उतनी ही ले रहे हैं। अब यहाँ पर थीटा बराबर होगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है इस कागज तल के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 90। साइन 90 का मान 1। तो F1 बराबर होगा I1 L B2। अब B2 का मान लिख देते हैं। तो F1 बराबर I1 L म्यू 0 I2 अपॉन 2 पाई D और यहाँ से F1 बराबर होगा म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन D।
यहाँ पर भी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल की गणना करें तो ये हो जाएगा F1 बराबर F1/L। मान रखने पर हमें मिलेगा μ0/2 I1I2/d। अब ये मान तो बिल्कुल उतना ही है। अब इस सूत्र से हम देखें तो पहले वाले चालक पर जो बल लग रहा है वो बिल्कुल उतना ही है जितना दूसरे वाले चालक पर बल लग रहा था, यानी प्रति एकांक लंबाई पर दोनों तारों में लगने वाले बल का मान एक समान है। अब इसकी दिशा देखते हैं। यहाँ पर हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को इस्तेमाल करेंगे। चालक तार PQ में बहने वाली धारा ऊपर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर देखें तो बाहर की ओर है, यानी मैं अपनी उंगलियों को बाहर की तरफ लेती हूँ, ये ऊपर की ओर है। अब अंगूठा मेरा उस साइड दिखा रहा है जिस साइड RS चालक है, यानी पहले वाले चालक पर लगने वाले बल की दिशा RS की ओर होगी। तो इस प्रकार हम देखें चित्र में तो RS पर लगने वाले बल की दिशा PQ की ओर है और PQ पर लगने वाले बल की दिशा RS की ओर है, यानी ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि दो धारावाही चालकों को एक दूसरे के समांतर रखा जाए तो उन दोनों में प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल समान होता है और ये बल आकर्षण का होता है, यानी ये दोनों चालक एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं।